गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो यू ऑल आर वेल। आइए बेटा, एक बार फिर से हम अपना नया टॉपिक लेकर के आए सर्विस केमिस्ट्री में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटालाइसिस यानी उत्प्रेरण। देखिए बेटा, लास्ट टॉपिक में हमने एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था और उसमें हमने फ्रुंडिच आइसोथर्म कर्व पढ़ा था और क्लियर किया था कि किस प्रकार से फ्रुंडिच ने बताया था कि आइसोथर्म में प्रेशर को हम अगर चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज होने के साथ एक्स और एम की जो वैल्यू है उसमें कैसे परिवर्तन आएगा। आइए बेटा, आज हम फिर से किस पे हैं? कैटालाइसिस पे यानी उत्प्रेरण पे। किस पे? उत्प्रेरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स होता है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। उत्प्रेरण तो एक परिघटना होती है। मोस्टली हम किसकी बात करते हैं? उत्प्रेरक की बात करते हैं। देखिए बेटा, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात आफ्टर द केमिकल रिएक्शन रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है या उनका जो संगठन होता है मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं। जो केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको क्या करते थे? चेंज कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं। उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो घटना होती है इसको हम क्या कहते हैं? कैटालाइसिस यानी उत्प्रेरण कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। एक बार फिर से आपको नटशेल में मैं बता रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और उस रासायनिक अभिक्रिया में न रासायनिक रूप से न मात्रात्मक रूप से उसमें शामिल नहीं होते हैं। उनका संगठन एज इट इज रहता है जिस मात्रा में आपने उनको लिया है, यानी वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और इस परिघटना को हम उत्प्रेरण कहते हैं। देखिए बेटा, सिंपल सी थिंग है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, होता क्या है कि अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाया जाए। माना, देखिए, हम आप लोग हैं, जैसे माना ये आपका घर है, यहां आपकी स्कूल है, ठीक है? ये घर है, ये स्कूल है। आपको घर से स्कूल तक जाना है। माना आप घर से स्कूल तक किससे गए? एक बार तो आपके पास जाने के लिए जो माध्यम था वो साइकिल थी। फॉर टाइम बिंग आप किससे चलना शुरू किया? आपने स्कूल से, स्कूल के लिए साइकिल से चले। जब आप घर से स्कूल तक साइकिल में गए तो माना आपको ये टाइम कितना लगा? 10 मिनट लगे। फॉर टाइम बिंग आपको कितने मिनट लगे? इसमें 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। और साथ ही साथ साइकिल चलाने में एनर्जी भी लॉस हुई। अब क्या हुआ? पापा ने आपको स्कूटी दिला दी। अब जैसे ही आपको स्कूटी मिली, अब की बार आपका जो टाइम है स्कूल का वो क्या हो गया? 10 से 5 मिनट हो गया। किसके द्वारा? स्कूटी के द्वारा। किसके द्वारा? स्कूटी। कुछ नहीं हुआ, घर भी वही था, स्कूल भी अपनी जगह में था। केवल आपने घर से और स्कूल तक के बीच का जो रास्ता था, माध्यम था, थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया। पहले आप साइकिल से जा रहे थे, अब आप स्कूटी से जा रहे हैं। पहले आपको 10 मिनट लग रहे थे, एनर्जी ज्यादा लग रही थी। अब की बार आपको 5 ही मिनट लग रहे हैं, एनर्जी भी कम लग रही है और वहीं आप पहुंचे। स्कूल और घर कहीं नहीं गया, केवल माध्यम आपका मतलब चलने का जो रास्ता था, रास्ते में जिस चीज का आपने उपयोग किया वो बदल गया। अब आइए इसको समझते हैं केमिकल रिएक्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने पहले भी देखी है, हाइड्रोजनेशन हम जिसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक रिएक्शन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम पे है बेटा, देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर आती है। एंड प्लस एथीन पर हाइड्रोजन का योग, एथीन पर हाइड्रोजन का योग होना है। और जब एथीन पर हाइड्रोजन अभिक्रिया करती है तो एथेन बनता है। क्या बनता है? CH3CH3। आप सभी जानते हैं कि ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इससे जुड़ेगी और CH3CH3। देखिए बेटा, बड़ा सिंपल लग रहा है कि एथीन एक अभिक्रिया है, डबल बॉन्ड में है, इसके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये दो हाइड्रोजन क्या हो गए? इस एथीन से जुड़ गए। इस एथीन से क्या हो गए? ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ के CH3 एथेन बन गया। बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ये अभिक्रिया इतनी आसानी से नहीं होती है। इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है और बहुत ज्यादा ऊर्जा का मतलब है बहुत ज्यादा। ये समझिए कि अगर आप उसे उस रूप में लेके अगर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी, यानी बहुत बड़ा अमाउंट आपको इस पे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी का खर्च करना पड़ेगा। तो ये अभिक्रिया जैसे दिखती है वैसे होती नहीं है। अब देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसको ग्राफ के द्वारा। देखिए, हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ को हमने डाला। माना इधर मैंने ऊर्जा ले ली, क्या ले ली? इधर को एनर्जी, ऊपर एनर्जी, और यहां ले लिया हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट का क्या प्रोग्रेस हुआ।
हमने पहले किया है, रिएक्टेंट है इस साइड में और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है हमारी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखिए बेटा, हम सभी जानते हैं, मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी में सिखाया है, हमने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि पूर्ण होना है तो उसके लिए एक ऑब्स्टिकल होता है। उसके लिए क्या होता है? एक ऑब्स्टिकल होता है, यानी एक बैरियर होता है, ऊर्जा बैरियर। किसी भी कोई भी अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होती है? जब वो इस ऑब्स्टिकल को क्या करती है, यानी इस साइड रिएक्टेंट होता है, इस साइड क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। कोई भी अभिक्रिया, केमिकल अभिक्रिया तब पूर्ण होगी जब वो इस ऑब्स्टिकल को पार करके प्रोडक्ट एरिया में जाएगा, तब प्रोडक्ट बनेगा। ये जो ऑब्स्टिकल है आप सभी जानते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? अब माना हमारे पास रिएक्टेंट क्या है इस अभिक्रिया में? एक है एथीन और हाइड्रोजन। फॉर टाइम बिंग, जब मैंने आपको कहा था कि कोई भी अभिकारक हो उसकी अपनी स्वयं की कुछ ऊर्जा होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई किसी भी पदार्थ के पास क्या होता है? मास होता है। जिसके पास मास होगा उसके पास एनर्जी होगी। माना इन दोनों रिएक्टेंटों की एनर्जी कितनी है? सपोज इतनी है, मान लीजिए कि इनके पास इतनी ऊर्जा है, इतनी तो इनके पास अपनी एनर्जी है। अब इसको मैं डॉटेड लाइन में आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, डॉटेड लाइन में बढ़ाया तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर पे इनके पास इतनी ऊर्जा है, यहां तक तो इनके पास ऊर्जा है, लेकिन इतनी ऊर्जा इनको और चाहिए, इतनी एनर्जी क्या चाहिए? और चाहिए, तब जाकर के ये किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मान लीजिए कि ये जो एनर्जी है, मान लेते हैं सिंपल कि एथीन और हाइड्रोजन, यहां पर रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 है, प्लस H2 क्या है हमारा? ये रिएक्टेंट है। क्या है यहाँ पे हमारा? रिएक्टेंट R है। मान लीजिए कि ये जो एनर्जी है ये लगभग कितनी है? मैं यहाँ पे मान लेता हूं, इस एथीन और हाइड्रोजन को अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, लगभग 1000 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता है। मान लीजिए, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, केवल मान लीजिए कि ये जो अभिक्रिया, दोनों रिएक्टेंट जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इनको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है यहां से यहां तक के लिए? 1000 किलो जूल पर मोल, 1000 किलो जूल पर मोल। देखिए, जब हमने इनको इतनी ऊर्जा दी तो देखिए क्या होगा? ये इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को पार करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? पर यही तो था हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का एक ग्राफ, आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक्टिवेशन एनर्जी आपने एक वीडियो में आपको क्लियर कराई। यहाँ पे प्रोडक्ट बना, क्या बना यहाँ पे? प्रोडक्ट। और आप सभी जानते हैं प्रोडक्ट क्या बना आपका? CH3 एंड CH3। देखिए बेटा, ये सिंपल प्रोसेस है इस रिएक्शन की, जो स्टार्टिंग है मैं आपको बता रहा हूं कि ये अभिक्रिया आसानी से नहीं होती है। इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है हमको? थाउजेंड्स ऑफ किलो जूल एनर्जी देने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई। यानी यहां से लेकर के और यहां पे तक आप सभी जानते हैं ये जो एनर्जी है इनकी, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, EA। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। सभी जानते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करने के लिए, थ्रेशोल्ड वाले बैरियर को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा हम देते हैं किसी रिएक्टेंट को, वो क्या कहलाती है? संकीर्ण ऊर्जा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। पॉइंट इज क्लियर? ये तो थी इस रिएक्शन की ये पहली कंडीशन। अब देखिए, मैंने कहा ये वो वाला पाथ है जो साइकिल से गए, अब ये वो वाला पाथ है जो किससे जा रहे हैं? हम स्कूटी से जा रहे हैं। फॉर टाइम बिंग देखिए, अब उत्प्रेरक क्या करेगा? अब इसमें एंट्री कराते हैं किसकी? उत्प्रेरक की। किसकी कराते हैं? उत्प्रेरक की। जब इसमें उत्प्रेरक की एंट्री होगी तो देखिए क्या होता है, उत्प्रेरक किस रूप में इसमें काम करता है। फॉर टाइम बिंग इस अभिक्रिया में जो हम उत्प्रेरक लेते हैं वो है निकिल, ठोस है। निकिल क्या है? ठोस, सॉलिड निकिल का हम क्या करते हैं इसमें एज ए उत्प्रेरक कैटेलिस्ट प्रयोग करते हैं। देखिए बेटा, जब हमने इसमें उत्प्रेरक का प्रयोग किया तो क्या होगा? देखिए मैं समझाता हूं आपको। माना एक शहर से हमें दूसरे शहर के लिए जाना है कहीं, हाँ, एक रास्ता ये है जिससे हमें जाना है, पता लगा कि इस रास्ते पे बहुत ज्यादा चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट है। क्लियर बेटा? बहुत ज्यादा चेक पोस्ट है तो हर जगह में गाड़ी, अगर यहाँ 2-4 चेक पोस्ट है तो इन चेक पोस्टों पे गाड़ी चेक होगी, गाड़ी चेक होगी तो समय लगेगा तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा एक शहर से दूसरे जगह शहर तक जाने के लिए। किसी ने आपको कहा कि आप भाई इधर से मत जाइए, आप इस रास्ते को पकड़ लीजिए, यहां कोई चेक पोस्ट नहीं है। आप इस वाले रास्ते से चले गए, पता लगा इसमें कोई चेक पोस्ट नहीं था,
आप बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गए। क्या समझे आप? माने आपको कौन सा रास्ता बताया किसी ने? अल्टरनेटिव वे बताया। क्या बताया? अल्टरनेटिव, वैकल्पिक रास्ता जिसे हम कहते हैं, अल्टरनेटिव वे। कौन सा रास्ता बताया? ये जो रास्ता कहलाया कौन सा कहलाया? अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक रास्ता कहलाया। अब आइए देखिए, मैं इसको आपको समझाता हूं। ये रिएक्शन जब 1000 किलो जूल पर मोल अभिक्रिया ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो तब इसका थ्रेशोल्ड बैरियर ऐसा है। अब देखिए, माना मैंने जैसे ही निकल का उपयोग किया, अब देखिए निकल आते ही, ध्यान दीजिएगा बेटा इस लाइन पे, निकल जैसे हमने उत्प्रेरक दिया, अब देखें इस रिएक्शन में क्या होता है। यही रिएक्टेंट है हमारा। आपकी बार ये रिएक्टेंट नोट इट डाउन, ध्यान से देखिए बेटा। जब यहां निकिल मैंने यूज किया, निकिल से पहले ये स्थिति थी, जैसे उत्प्रेरक के रूप में हम निकिल लेकर के आए, निकिल के आते ही आप क्या नोट कर रहे हैं? इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है वो कम हो गया। देखिए आप, उत्प्रेरक ने क्या काम करा? जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर था उसी को कम कर दिया। और अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है, मैं फिर से यहां पे थोड़ा दोबारा लाइन मार रहा हूं, देखिए अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो पहली वाली एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। देखिए, माना कितनी कम है? पहले जो एनर्जी दे रहे थे हम 1000 जूल दे रहे थे, अब देखिए हम कितनी दे रहे हैं? माना 500 किलो जूल, 500 किलो जूल पर मोल। पॉइंट इज क्लियर? पहले इस अभिक्रिया को पूरी करने के लिए हम 1000 किलो जूल पर मोल ले रहे थे, अब हम क्या ले रहे हैं? माना जैसे ही हमने निकिल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया, निकिल ने इसके थ्रेशोल्ड बैरियर को कम कर दिया। थ्रेशोल्ड बैरियर कम होते ही इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई। ये माना कितनी हो गई? 500 किलो जूल। तो देखिए बेटा, अभिक्रिया जहां पहले 1000 किलो जूल में हो रही थी, निकिल का इस्तेमाल, उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते ही वो किस में कन्वर्ट हो गई? 500 किलो जूल में। यानी इतनी ऊर्जा आपकी बच रही है, ऊर्जा भी बच रही है, टाइम भी बच रहा है, प्रोडक्ट तो वही बन रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका? CH3CH। ये काम होता है किसका? उत्प्रेरक का। ये काम किसका होता है? उत्प्रेरक का। इतना समझ में आ गया कि उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक का मुख्य काम है, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा? वो उसके थ्रेशोल्ड बैरियर को कम करके उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया जल्दी और कम समय में कम ऊर्जा के साथ में क्या हो जाती है? कंप्लीट। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्प्रेरक कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। आपने यही पॉइंट कहना है कि उत्प्रेरक का इस्तेमाल होते ही उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने वाले थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो बैरियर होता है उसको कम कर देता है, जिससे उसकी संकीर्ण ऊर्जा भी कम हो जाती है और कम संकीर्ण ऊर्जा में प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ये वैकल्पिक मार्ग है। मार्ग तो ये था इसका, लेकिन उत्प्रेरक ने क्या दे दिया? इसको अल्टरनेटिव वे दे दिया। क्या दे दिया? अल्टरनेटिव वे दे दिया। अब देखिए, मैं आपको यह समझाता हूं कि उत्प्रेरक काम कैसे करता है। देखिए बेटा, इसे ध्यान से देखिए कि उत्प्रेरक का कार्य जो होती है वो काम क्या होता है, किस तरीके से होता है। देखिए बेटा, हमारे पास है निकिल। आप सभी जानते हैं एब्जॉर्प्शन हमने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने? किसी ठोस की सरफेस पर अणु आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और हम एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में ही चल रहे हैं। देखिए उत्प्रेरक में किस तरीके से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। आइए देखिए बेटा, माना हमारे पास ये निकिल है। क्या है हमारे पास? है निकिल। उत्प्रेरक को लिया हमने यहाँ पे निकिल, ये निकिल है और इसको हम क्या कहते हैं? ठोस है हमारा। ये क्या है? एडजॉर्बेंट है हमारा, एडजॉर्बेंट, अधिशोषक। अब क्या होता है बेटा, ये जो अभिक्रिया है इसमें हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, HH, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग में है। ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये जब टूटेगा तभी तो इससे जुड़ेगा। होता क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने आपस में बड़े मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। इनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही टाइट बॉन्डिंग होती है, आपस में जुड़े होते हैं। जैसे ही हमने उत्प्रेरक डाला, ये उत्प्रेरक क्या करेगा? उत्प्रेरक क्या करता है? देखिए बेटा, और एडजॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, उत्प्रेरक कोई भी ठोस अपने सरफेस पे क्या करेगा? मॉलिक्यूल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मॉलिक्यूल को क्या करता है? अट्रैक्ट। तो देखिए ये क्या करेगा? माना यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी दो हाइड्रोजन की। ये मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकिल क्या करेगा? अपने सरफेस पे खींचेगा। कहां खींचेगा? अपने सरफेस पे। ठीक है। अब जैसे ही इन हाइड्रोजनों को निकिल अपने सरफेस पे खींचेगा तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है
यानी जितने टाइट से बंधे हुए हैं ये थोड़ा सा ढीले हो जाएंगे। कहने का मतलब है इनकी बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। देखिए बेटा यहां पर कैसे थे, ये स्ट्रांग थे, इनके बॉन्ड जो थे क्या है, स्ट्रांग बॉन्ड थे। लेकिन जैसे ही निकिल ने इन्हें अपने सरफेस पे खिंचाया ना, एडजॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया, सरफेस पे खींच दिया मॉलिक्यूल को। तो ये जो बॉन्डिंग अब हाइड्रोजन की है आपस में क्या हो गई है, वीक हो गई। आपस में क्या होगी, वीक होगी। अब जैसे ही वीक होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन के आपस में बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करके ही ये क्या होंगे, टूटेंगे। तो ये वीक हो गए। जब बॉन्ड वीक हो गया तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर एथीन है, क्या है, एथीन है। ठीक इसी प्रकार से ये एथीन भी कहां पर आ जाती है, एथीन को भी कहां खींच लेता है नाइट्रोजन, निकिल अपने सरफेस पे खींच लेता है। दोनों रिएक्टेंटों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कहीं पे भी हो जाएगा। यहां सरफेस है निकिल का पूरा, निकिल पर दोनों रिएक्टेंटों का एब्जॉर्प्शन हो गया। निकिल ने अपने पास दोनों को खींच दिया। अब होता क्या है, देखिए बेटा, अब ये दो हैं, आपस में इनकी लड़ाई होनी है। अब ये जब नजदीक आएंगे बातचीत होगी, तो थोड़ा बहुत बातचीत होने के बाद सेटलमेंट हो जाएगा आसानी से, कोई नया रास्ता निकलेगा। हमने कौन सा रास्ता निकलना है, अल्टरनेटिव रास्ता। बातचीत करके आपस में अल्टरनेटिव रास्ता, और दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। देखिए ठीक उसी प्रकार से जब ये नजदीक आए तो इसके भी बॉन्ड वीक हो गए, दोनों के बॉन्ड वीक हो गए। दोनों के बॉन्ड वीक होने पर ये दोनों के दोनों मिल करके इस निकिल के सरफेस पे क्या बना लेंगे, CH3 प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ये दोनों क्या थे यहाँ पे, रिएक्टेंट। निकिल ने क्या काम किया, दोनों को आकर्षित किया, दोनों के बॉन्डों को वीक किया, अपनी तरफ खींचा। माना दो लोग आपस में कस के चिपके हुए हैं, एक दूसरे को कॉलर पकड़े, आपने पीछे से उनको खींच दिया तो ढीले पड़ जाएंगे। तो निकिल ने इनकी बॉन्डिंग को क्या कर दिया, वीक कर दिया। वीक करने से ये दोनों नजदीक आ गए। नजदीक आने से इन्होंने आपस में अभिक्रिया कर ली और मिल करके क्या बना दिया, निकिल के सरफेस पे ये क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट बनाते। प्रोडक्ट क्या बना, CH3। देखिए कौन सा मार्ग मिला, यही है वो वैकल्पिक मार्ग। अब आसानी से अभिक्रिया हो रही है, कम एनर्जी के साथ में अभिक्रिया हो रही है, और जल्दी अभिक्रिया हो रही है। किसका उपयोग करके, निकिल का उपयोग करके। किसका उपयोग करके, निकिल का उपयोग करके। ये काम है बेटा उत्प्रेरक, ये क्या काम है, कैटलिस्ट का काम है। और बिना परिवर्तित हुए निकिल यहां से अलग हो जाएगा, और प्रोडक्ट के रूप में केवल आपको क्या मिलेगा, एथेन मिलेगा। ये रासायनिक रूप से ना भाग लेता है, ना मात्रात्मक रूप से भाग लेता है, ये वैसे ही रहता है जैसे था, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर बेटा। इस ग्राफ को देखिए, ध्यान से देखिए, इसको समझिए किस प्रकार से थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को उत्प्रेरक कम कर रहा है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही काम वैकल्पिक अल्टरनेटिव वे उत्प्रेरक देता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए। इसलिए अक्सर आप देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों का प्रयोग किया जाता है। आगे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। देखिए बेटा, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर पाए। अब देखिए बेटा, इसमें दो पॉइंट आते हैं उत्प्रेरक में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक नंबर में भी अक्सर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछा जाता है। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, यानी प्रोमोटर्स और पॉइजन्स किसे कहते हैं। वर्धक शब्द का ध्यान रखिएगा, वर्धक है ये। प्रोमोटर्स किसे कहते हैं, देखिए पहले मैं आपको प्रोमोटर्स बता रहा हूं, वर्धक क्या होते हैं। वर्धक हम उनको कहते हैं दैट इनहेंस, जो क्या करते हैं, दैट इनहेंस द रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी जो क्या करते हैं, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सक्रियता, एक्टिविटी, सॉरी, दैट इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की क्या कहते हैं, सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर्स कहते हैं। यानी कोई कैटलिस्ट है और वो और ज्यादा एक्टिव हो जाए, जब हम उसमें क्या मिलाएंगे, प्रोमोटर्स मिलाएंगे। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं बेटा। हैबर प्रक्रम हमने देखा है, क्या देखा हमने, हैबर प्रक्रम देखा हमने। हैबर विधि के द्वारा क्या बनाई हमने, अमोनिया। हैबर प्रक्रम में आपने नोट किया है, मैं आपको हैबर प्रक्रम का एक उदाहरण बता रहा हूं। हैबर प्रक्रम कैसा है, देखिए वहां पे क्या होता है, हैबर प्रक्रम में N2 + 3H2 आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, 2NH3। बट कैटलिस्ट के रूप में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, आयरन। क्या करते हैं, आयरन सॉलिड होता है हमारा। लेकिन आयरन के साथ में हम एक और चीज यूज करते हैं, मॉलिब्डेनम। क्या यूज करते हैं, मॉलिब्डेनम।
एमओ। अक्सर आपने देखा हैबर प्रक्रम में हम अमोनिया से हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। आपको उत्प्रेरक का मालूम पड़ गया, क्या करेगा ये आयरन, इनको अपने सरफेस पे खींचेगा, बॉन्डिंग को लूज करेगा और अमोनिया जल्दी बनेगी, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाए। लेकिन यहां पर हम एमओ भी यूज कर देते हैं। एमओ क्या काम करता है, एमओ इस आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एमओ क्या काम करेगा, एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, किसकी, आयरन की। कौन, एमओ। मॉलिब्डेनम का काम क्या है कि जो उत्प्रेरक की सक्रियता थी उस सक्रियता को और ज्यादा बढ़ा देगा। कौन, मॉलिब्डेनम। जो अभिक्रिया पहले थोड़ा उत्प्रेरक के कारण थोड़ा और धीमे हो रही थी, अब और तेजी से आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसको कहते हैं वर्धक, इसे क्या कहते हैं, प्रोमोटर्स। आइए, ये तो हुआ प्रोमोटर्स। दूसरा देखिए कि हम विष किसे कहते हैं, उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक विष क्या होगा, जो क्या करेगा, कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यानी पॉइजन्स किसको कहेंगे हम, जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को पॉइजन्स क्या होगा, जो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट। अब देखिए कैसे करता है, मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है बेटा, जब अमोनिया आयरन के सरफेस पे एकत्रित होती है तो इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे आयरन के सरफेस पे H2S के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। H2S के, CO के, कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या आते हैं, मॉलिक्यूल आ जाते हैं। अब देखिए जब H2S और CO के मॉलिक्यूल ही आयरन की सरफेस पे आ जाएंगे तो N2 और 3H2 को क्या मिलेगा, ज्यादा सरफेस नहीं मिल पाएगा। तो ये किसके रूप में काम करते हैं, पॉइजन के रूप में काम करते हैं, पॉइजन के रूप में। पॉइंट इज क्लियर। इन्हीं पॉइजनों को दूर करने के लिए हम मॉलिब्डेनम का प्रयोग करते हैं, जो इस सरफेस को, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने में क्या करता है, काम करता है आयरन की। पॉइजन समझ में आ गया कि आना तो था इसमें N2 और 3H2 को, लेकिन उससे पहले ही H2S और CO के, कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ मॉलिक्यूल्स आकर के सरफेस पे लग गए। जब ये सरफेस पे लग जाएंगे तो N2 और 3H2 को उतना सरफेस नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की सक्रियता, ये किसके सरफेस पे है, उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं, उसको हम विष उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। प्रोमोटर क्या कहेंगे, जो इनहेंस कर देंगे एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट। जैसे मॉलिब्डेनम हमने हैबर प्रक्रम में देखा है, आयरन की सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में आयरन अपनी ओर क्या करता है, N2 और 3H2 को अपने सर्विस पे लेता है और उससे प्रोडक्ट बनता है। तो ये था बेटा हमारे पास उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो आप इन्हें रीड आउट करिए अच्छे से। कैटेलिस्ट को मैंने आपको समझा दिया, ढंग से आप इसको देखिए, वीडियो को बार बार चेक करिए, देखिए, और तब आपको ये समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है बेटा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई कमी आपको लगती है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना होता तो आप पूछिए, मैं अगले वीडियो में आपके उस क्वेश्चन को जरूर क्लियर करूंगा। मेरी कोशिश है कि क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो मैं लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियो आप तक पहुंचाऊं। जरूर वॉच करिए और उससे रिलेटेड चीजें अगर आपको कुछ लगती हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।